कुछ लड़कियों की अश्लील वीडियोस बनाने के बाद एक गैंग ने उन लड़कियों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि इन सारी लड़कियों के पिता पुलिस वाले हैं। शर्म के मारे काफी पुलिस वालों ने सुसाइड भी कर लिया, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथों कोई सुराग नहीं लग पाया। तो आज हम जानने वाले हैं कि आखिर ये गैंग पुलिस वालों की बेटियों के पीछे क्यों पड़ी है और क्यों उन बेचारी बच्चियों की जिंदगी को खराब करके उन्हें अपना शिकार बनाया जा रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें। और चैनल की अगर आप पहले भी पुरानी वीडियोस देख चुके हैं तो मतलब आपको चैनल पसंद आ रहा है, और जब पसंद आ रहा है तो एक सब्सक्राइब तो बनता है ना। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए सीधा कहानी की तरफ चलते हैं। तो सीनियर ऑफिसर हरिशंकर काफी दिनों तक नौकरी से सस्पेंड रहने के बाद आज पुलिस स्टेशन में अपनी ड्यूटी वापस ज्वाइन करने आए हैं। गुस्से से लाल हरिशंकर का ये चेहरा साफ साफ चिल्ला के बता रहा है कि वो कोई खुशमिजाज इंसान नहीं है, और उनके इसी गुस्से वाले स्वभाव का असर बाकी पुलिस वालों पे भी साफ देखा जा सकता है। उनके आने से पुलिस स्टेशन में एक अलग तरह की टेंशन पैदा हो गई है, क्योंकि सारे के सारे जूनियर पुलिस वाले काफी नर्वस और डरे हुए नजर आ रहे हैं। उनके वहाँ पहुँचने के तुरंत बाद वहाँ चंद्रन नाम का एक आदमी अपनी पुलिस कंप्लेन लिखवाने आ जाता है। चंद्रन के साथ एक बैंक की एम्प्लॉय भी आई हैं, जो कहती हैं कि सर, ये आदमी हमारे वहाँ अपनी नकली चेन गिरवी रखने आया था, तो ये उल्टा हमारे बैंक पे ही चेन बदलने का इल्जाम लगाने लग गया। जवाब में चंद्रन कहता है कि सर, ये औरत झूठ बोल रही है, मैं तो इनके पास अपनी असली चेन लेके गया था, लेकिन इन लोगों ने सही मौका मिलते ही उसे नकली चेन से बदल दिया। गुस्से में हरिशंकर चंद्रन को कहते हैं कि आखिर इन लोगों को पहले से कैसे पता होगा कि तुम इनके पास चेन गिरवी रखने वाले हो। कुछ बोलने से पहले थोड़ा सोच समझ के तो बोलो। अब बेचारा चंद्रन डरते हुए इंस्पेक्टर साहब को कहता है कि सर, ये चेन मैंने अपनी बेटी को उसके जन्मदिन पे उसे गिफ्ट की थी, लेकिन घर में पैसों की कमी होने के कारण मुझे अपनी पत्नी के ऑपरेशन के लिए कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई थी, और इसीलिए मैं ये चेन इन लोगों के पास गिरवी रखने आया था। मैंने तो अपनी बेटी को असली चेन ही पहनाई थी, तो फिर मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा। अब मामले की सच्चाई जानने के लिए हरिशंकर चंद्रन के साथ उसकी बेटी और उसकी पत्नी से मिलने हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहां चंद्रन की बेटी से पूछताछ करते वक्त हरिशंकर को उस पे शक होता है। वो लड़की पहले तो हरिशंकर से बातें छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन हरिशंकर के बार बार दबाव डालने के बाद वो अपने मुंह से कबूल लेती है कि उसी ने अपने पिता की दी हुई वो चेन नकली चेन से बदल दी थी। वो कहती है कि दरअसल मैं एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी, पर मेरे प्यार का फायदा उठा के उसने मेरे साथ जबरदस्ती की और धोखे से मेरी वो चेन भी मेरे गले से निकाल ली, और फिर पिताजी के डर के मारे मैंने हूबहू उसी तरह की एक नकली चेन बनवा ली। हॉस्पिटल का माहौल चंद्रन के लिए पहले ही काफी टेंशन भरा है, इसलिए उसे सच न बताते हुए इंस्पेक्टर हरिशंकर उसे कहते हैं कि कल सुबह अपनी बेटी के साथ पुलिस स्टेशन आ जाना। अगले सुबह चंद्रन पुलिस स्टेशन आता है और हरिशंकर से पूछता है कि आखिर आपने मेरी बेटी को पुलिस स्टेशन में क्यों बुलाया। जवाब में हरिशंकर उसे बताते हैं कि तुम्हारी बेटी का किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा था, और उसी लड़के ने उसका फायदा उठा के तुम्हारी बेटी के साथ गलत हरकत की और उसकी वो चेन गायब कर दी। अपनी बेटी के बारे में ये सब सुन के चंद्रन के आंसू निकल आते हैं। वो हरिशंकर को कहता है कि मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं करेगी, मैंने उसे बहुत ही प्यार और नाजों से पाला है, वो मुझे इस तरह का धोखा कभी नहीं दे सकती। इतना कह के चंद्रन पुलिस स्टेशन से चला जाता है और हरिशंकर उस चेन को ढूंढने के लिए अपनी एक पुलिस टीम को काम पे लगा देता है। इन्वेस्टिगेशन में लगे वो पुलिस वाले उस दुकान का पता लगा लेते हैं जहां ये असली चेन गिरवी रखी गई थी, लेकिन दुकान वालों से उन्हें पता चलता है कि इस चेन को गिरवी रखने एक औरत आई थी, और इस चेन के साथ साथ उसने 2 और चेनें भी गिरवी रखी हैं। और 2 चेनों का नाम सुनने के बाद हरिशंकर उन पुलिस वालों को बाकी की 2 चेनों के असली मालिक का पता लगाने को कहता है। काफी पूछताछ करने के बाद उन पुलिस वालों को पता चलता है कि उनमें से एक चेन कर्नाटका पुलिस के इंस्पेक्टर जोसेफ के नाम से ली गई थी, जिन्होंने कुछ महीनों पहले सुसाइड कर लिया है। लेकिन फिलहाल जोसेफ की फैमिली केरला में ही रहती है, इसलिए बिना समय बर्बाद किए हरिशंकर उनके परिवार से उस चेन के बारे में पूछताछ करने पहुंच जाता है। लेकिन दूसरी तरफ उन पुलिस वालों को उस गिरवी रखी हुई तीसरी चेन के मालिक का जैसे ही पता चलता है, उनकी आंखें फटी की
फटी रह जाती हैं, क्योंकि ये तीसरी चेन और किसी की नहीं बल्कि हरिशंकर की खुद की बेटी की है। अब इस खबर के हरिशंकर तक पहुंचने से पहले उसे फोन पे पता चलता है कि चंद्रन की बेटी ने सुसाइड कर लिया है। रात को अफरा तफरी में हरिशंकर तुरंत चंद्रन के घर की तरफ निकलता है, लेकिन जैसे ही हरिशंकर उस लड़की के कमरे में पहुंचता है, उस लड़की की छत से लटकी हुई लाश को देख के हरिशंकर की सारी पुरानी यादें फिर से ताजा हो जाती हैं। हरिशंकर ऊपर से लेके नीचे तक अब कांपने लगा है। वहीं दूसरी तरफ उस मरी हुई बेटी का पिता चंद्रन अपनी बेटी की मौत का कसूरवार हरिशंकर को ठहराता है। वो हरिशंकर को कहता है कि तुमने मेरी बेटी की इज्जत पे कीचड़ उछाल दिया, जिसके कारण उस बेचारी ने शर्म के मारे फांसी लगा ली, और अब मैं जब तक तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा नहीं दिला देता शांति से बैठने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन फिलहाल हरिशंकर का ध्यान चंद्रन की बातों की तरफ बिल्कुल नहीं है। वो बहुत ही खराब हालत में अपने घर पहुंचता है। अब हरिशंकर की ये हालत देख के उसकी पत्नी समझ जाती है कि हरिशंकर की पुरानी यादें ताजा हो चुकी हैं, और ठीक इसी समय कहानी में एक छोटा सा फ्लैशबैक शुरू होता है। दरअसल आज से कुछ साल पहले हरिशंकर ने एक श्याम नाम के लड़के को अरेस्ट किया था। इस श्याम पे इल्जाम लगा था कि उसकी वजह से एएसआई थॉमस की बेटी ने सुसाइड किया है, और जब मामले की इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि एएसआई थॉमस ने श्याम को एक केस के सिलसिले में अरेस्ट किया था, और बदले के चक्कर में श्याम ने उनकी बेटी को पहले तो अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर उसे नशे में धुत करके उसकी एक अश्लील वीडियो बना ली। लेकिन एएसआई थॉमस की बेटी को जब इस वीडियो के बारे में पता चला तो शर्म के मारे उसने सुसाइड कर लिया। इसके बाद हरिशंकर श्याम को पकड़ के पुलिस स्टेशन ले आते हैं। श्याम का लैपटॉप चेक किया जाता है, लेकिन हरिशंकर को क्या पता था कि लैपटॉप में उसकी खुद की बेटी की भी एक वीडियो निकल आएगी, और अपनी खुद की बेटी की वीडियो देख के हरिशंकर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गुस्से में आग बबूला होके वो श्याम को बुरी तरह मारने लग जाते हैं। श्याम को बचाने के लिए बीच बचाव करने कई बड़े ऑफिसर भी आते हैं, लेकिन हरिशंकर गुस्से में उन पे भी हाथ उठा देता है, और फिर थोड़ी देर बाद पीट पीट के हरिशंकर श्याम को वहीं जान से मार देता है। उसके बाद गुस्से में लाल वो हरिशंकर अपनी बेटी से बात करने घर पहुंचता है, लेकिन उससे पहले वो नीला से कोई बात कर पाते अपने पिता से डर के कारण नीला ने अपने आप को फांसी लगा ली, और अपनी आंखों के सामने अपनी उस बेटी की झूलती हुई लाश को देख के हरिशंकर सदमे में चले गए। वहीं पुलिस कस्टडी में एक क्रिमिनल की मौत हो जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं, लेकिन हरिशंकर को बचाने के लिए एएसआई थॉमस ने श्याम के खून का इल्जाम अपने सर ले लिया और जेल चले गए। लेकिन अपने ऑफिसर्स के साथ मारपीट करने के जुर्म में हरिशंकर को नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया था, और इतने सालों बाद हरिशंकर ने ये पुलिस की नौकरी अपने उसी सस्पेंशन के बाद ज्वाइन की थी। इतने सालों से हरिशंकर और बाकी पुलिस वालों को यही लग रहा था कि उन वीडियोस के पीछे केवल श्याम का ही हाथ था, और इसीलिए श्याम की मौत के बाद इस इन्वेस्टिगेशन को पूरी तरह रोक दिया गया था। पर इस तरह आज इन 3 नई चेनों का मिलना ये साफ इशारा कर रहा है कि श्याम के साथ कोई और भी इस काम में मौजूद था, जिसने इन चेनों को बाहर दुकानों पे गिरवी रख दिया। इतने सालों बाद अपनी बेटी की यादें फिर से ताजा होने के बाद हरिशंकर सीधा एएसआई थॉमस से उनके घर मिलने पहुंचता है। श्याम की मौत के जुर्म में जेल में काफी समय बिताने के बाद पिछले महीने ही एएसआई थॉमस को रिहा किया गया है। हरिशंकर एएसआई थॉमस को बोलता है कि अगर श्याम की मौत का इल्जाम आप अपने सर पे ना लेते तो शायद मेरे पास आज ये पुलिस की नौकरी भी ना होती। लेकिन थॉमस उसे कहता है कि उसने जो घिनौनी हरकत हमारी बेटियों के साथ की, उसके लिए अगर तुमने उसे उस दिन ना मारा होता तो मैं ही उसकी जान लेने वाला था। अब इन दोनों की ये बातें थॉमस की पत्नी ने सुन ली हैं, लेकिन फिलहाल हरिशंकर वहाँ से निकल के अब मामले की इन्वेस्टिगेशन में लग चुका है। लेकिन हरिशंकर के वहाँ से जाने के बाद ये 5 लोग थॉमस से मिलने आते हैं। अपने आप को थॉमस की बेटी का क्लासमेट बताते हुए ये लोग कहते हैं कि हमें आपकी बेटी की मौत का बहुत ज्यादा दुख है। अलग अलग शहरों में रहने की वजह से हम उस समय आपसे मिलने नहीं आ पाए। लेकिन थॉमस को इनकी बातों में कोई गड़बड़ नजर
आ रही है। अपनी बेटी से जुड़े थोड़े और सवाल जवाब करने पे थॉमस का ये शक यकीन में बदल जाता है और तभी अपना असली रूप दिखाते हुए उनमें से एक आदमी थॉमस को कहता है कि जिस शाम को तुमने पुलिस कस्टडी में पीट पीट के मार डाला, हम उसी के दोस्त हैं। तुम्हें क्या लगा था कि सिर्फ शाम ने ही तुम्हारी बेटी के साथ वो वीडियो बनाई है? तो ये देखो, वीडियो में मैं भी हूँ और मेरा ये दोस्त भी। लेकिन इससे पहले कि थॉमस उनकी इन बातों का जवाब दे पाता, उन्होंने पहले ही थॉमस और उसकी पत्नी के पानी में जहर मिला दिया था। वो लोग कहते हैं कि शाम की मौत का बदला हम कब से लेना चाहते थे, लेकिन इतने सालों से तुम जेल में बंद थे और हमने सिर्फ तुम्हारे जेल से बाहर आने का इंतजार ही किया है। मरते मरते थॉमस की पत्नी उन्हें बताती है कि तुम लोग गलत आदमी को मार रहे हो। तुम्हारे दोस्त शाम को इन्होंने नहीं बल्कि एसआई हरिशंकर ने मारा है। हरिशंकर का नाम सुन के उन पांचों के होश उड़ चुके हैं। इस बार तो उन्होंने गलत आदमी का शिकार कर दिया, लेकिन अब हरिशंकर इन पांचों के निशाने पे आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ इन सब बातों से अनजान हरिशंकर को सुबह सुबह थॉमस की मौत की खबर मिलती है। सारे पुलिस वाले भी मौके पे पहुंच चुके हैं और वो लोग हरिशंकर को बताते हैं कि ये मामला सुसाइड का लग रहा है। लेकिन थॉमस के घर की थोड़ी जांच पड़ताल करने के बाद हरिशंकर कहता है कि नहीं, इन लोगों को किसी ने जानबूझ के मारा है और मामले को हमारे सामने एक सुसाइड का रूप दे के रख दिया। हो न हो ये केस उन गुम हुई चेनों से जुड़ता है और अब मुझे इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी ही होगी। इसके बाद हरिशंकर कर्नाटका पुलिस के इंस्पेक्टर जोसेफ की बेटी के पास पहुंचता है। ये इंस्पेक्टर जोसेफ वही हैं जिनकी बेटी की चेन हरिशंकर को बाकी दो चेनों के साथ मिली थी। अब क्योंकि जोसेफ ने तो काफी समय पहले सुसाइड कर लिया था, इसलिए उनकी बेटी से वो गुम हुई चेन के बारे में पूछताछ करते हुए हरिशंकर उसे कहता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसका मुझे अच्छी तरह पता है और अगर तुम अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहती हो तो तुम मुझे अपनी सच्चाई साफ साफ बताओ। इसके बाद हरिशंकर उसे शाम की फोटो दिखाते हुए पूछता है कि क्या ये वही लड़का है जिसने तुम्हारे साथ वो अश्लील वीडियो बनाया था? जवाब में वो लड़की कहती है नहीं, ये वो लड़का नहीं है, वो तो कोई और ही था। ये बात सुनते ही हरी को समझ आता है कि इस केस में शाम के साथ एक और लड़का भी शामिल है। अब क्योंकि पुलिस वालों को उन तीनों चेनों को गिरवी रखने वाले का एड्रेस पहले ही मिल चुका था, इसलिए उस एड्रेस पे पहुंच के हरिशंकर को वहाँ एक लड़की मिलती है। लेकिन वो लड़की तो शाम की फोटो को पहचानने से मना कर रही है। लेकिन जब हरिशंकर पूछता है कि जिन तीन चेनों को तुमने गिरवी रखा तो फिर वो तीन चेनें तुम्हारे पास आई कैसे? जवाब में वो लड़की कहती है कि जिस मॉल में मैं काम करती थी उसी मॉल में एक लड़की शॉपिंग के दौरान अपनी जीन्स भूल गई और उसी जीन्स की जेब में से मुझे ये तीन चेनें मिली। हरिशंकर तुरंत मॉल में पहुंच के वहां की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक करने लग जाता है और फिर सेम उस दिन की फुटेज चेक करने पे हरिशंकर को कैमरे में वो ऐना नाम की लड़की दिखाई देती है। ये ऐना उस दिन शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने आई थी और अपनी पुरानी जीन्स चेंजिंग रूम में छोड़ के वहाँ से नए कपड़े पहन के निकल गई। दुकान का मैनेजर ऐना को तुरंत पहचानते हुए हरिशंकर को उसका नाम और पता बता देता है। लेकिन ठीक उसी मौके पे ऐना के वो बाकी दोस्त उसी मॉल में मौजूद हैं। ये लोग हरिशंकर पे नजर रखे हुए थे और अब इन्हें समझ आ गया है कि हरिशंकर ने उनकी दोस्त ऐना को पहचान लिया है। इसलिए मौके की नजाकत को समझते हुए ये पांचों लोग तुरंत केरला छोड़ के बैंगलोर की तरफ निकल जाते हैं। ऐना को ढूंढते ढूंढते हरिशंकर भी अपनी एक टीम के साथ अब बैंगलोर आ पहुंचा है। हरिशंकर को खबर मिलती है कि ऐना एक क्लब में पार्टी कर रही है। हरिशंकर तुरंत अपनी टीम के साथ ऐना को दबोचने पहुंच जाता है, लेकिन ऐना को इस बात की भनक लग चुकी है और वो तुरंत अपनी गाड़ी लेके मौके से फरार हो जाती है। ऐना का पीछा करते हुए हरिशंकर भी अपनी गाड़ी से उसके पीछे पीछे आता है। ये चूहे बिल्ली का खेल थोड़ी देर चलता है, लेकिन उसके बाद एक ट्रक से ऐना की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और ऐना उस एक्सीडेंट में मारी गई है। ऐना के मरने की खबर जैसे ही उसके साथियों तक पहुंची, वो लोग गुस्से में पागल हो गए। ऐना की लाश को देखने पांचों के पांचों छुपते छुपाते हॉस्पिटल में आते हैं, जहां उनका सामना हरिशंकर से होता है। बदले की आग में पागल ये पांचों के पांचों हरिशंकर पे हमला कर देते हैं,
लेकिन बहादुरी दिखाते हुए हरिशंकर भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब देता है। आखिर में हॉस्पिटल की एक डॉक्टर इमरजेंसी अलार्म दबा देती हैं और पुलिस के डर से ये चारों वहाँ से फरार हो जाते हैं। इसके बाद वो हॉस्पिटल की डॉक्टर हरिशंकर को बताती हैं कि हमला करने वाली गैंग की 2 लड़कियों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आज से कुछ साल पहले ये दोनों लड़कियाँ हॉस्पिटल में अपना नशा छुड़वाने आई थी। ये दोनों ड्रग एडिक्ट हैं और अपने साथियों के साथ मिलके ये दोनों शहर में छोटी मोटी ड्रग डीलिंग किया करती थी। अब क्योंकि हरिशंकर ने तो इन चारों का चेहरा देख लिया है, इसलिए अब वो उस मरी हुई लड़की ऐना के जरिए इस सारी गैंग के पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स निकालता है। थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इन पुलिस वालों को पता चलता है कि आज से कुछ समय पहले कर्नाटका पुलिस के जिस इंस्पेक्टर ने सुसाइड किया था, उस इंस्पेक्टर ने इस गैंग के 3 लोगों को एक ड्रग केस में अरेस्ट भी किया था। इन 3 में से एक तो वो मरने वाली लड़की ऐना है और दूसरा शख्स है वो शाम, जिसे पुलिस कस्टडी में हरिशंकर ने मार दिया, और तीसरी लड़की का नाम सेलिन है। हरिशंकर को शक होता है कि शायद इस केस से जुड़ी बाकी की डिटेल्स उसके सवालों का जवाब दे सकती हैं। इसलिए उस समय इंस्पेक्टर जोसेफ के साथ ड्यूटी पे मौजूद पुलिस वाले से पूछताछ करते हुए हरिशंकर उसे उस ड्रग केस के बारे में पूछते हैं। वो पुलिस वाला हरिशंकर को बताता है कि सर, हमें उस रात खबर मिली थी कि केरला से बैंगलोर आते हुए एक बस में 3 जवान लड़के लड़कियों ने हंगामा कर दिया है। ये तीनों ड्रग्स के नशे में धुत हैं और बाकी पैसेंजर से लड़ाइयाँ कर रही हैं। मैं जोसेफ सर के साथ मौके पे इन लोगों को अरेस्ट करने पहुंचा और उन तीनों को अरेस्ट करने के बाद जब हम पुलिस स्टेशन वापस ला रहे थे तो रास्ते में जोसेफ सर ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। उन 2 लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हुए जोसेफ सर उन्हें भला बुरा कहने लगे। मुझे लगा था कि थोड़ी देर बाद शायद जोसेफ सर का गुस्सा शांत हो जाएगा, लेकिन इसके बाद जो उन्होंने किया वो बहुत ही ज्यादा घिनौना था। पुलिस स्टेशन ले जाने से पहले उन्होंने वो गाड़ी एक जंगल के बीचों बीच रुकवाई और उन दोनों लड़कियों को पेड़ से बांध के उनके साथ जबरदस्ती की। कुछ देर उन्हें अपनी हैवानियत का शिकार बनाने के बाद हम उन्हें पुलिस स्टेशन ले आए और उन पे वो केस फाइल कर दिया। ये कहानी सुनने के बाद हरिशंकर को समझ आता है कि उस दिन बस में जो कुछ भी हुआ उसका बदला लेने के लिए ही इन लोगों ने जोसेफ की बेटी की वो अश्लील वीडियो बनाई और उस वीडियो को देखने के बाद जोसेफ को सुसाइड करना पड़ गया। अभी तक हरिशंकर को लग रहा था कि ये सब शाम की मौत का बदला लेने के लिए हो रहा है, बल्कि असलियत में तो इन सब की शुरुआत उस बस से हुई थी। थोड़ी और जांच पड़ताल के बाद पता चलता है कि उस बस का कंडक्टर और कोई नहीं बल्कि चंद्रन ही था और चंद्रन ने ही फोन करके पुलिस को मौके पे बुलाया था। इसलिए उस बदले का शिकार चंद्रन की बेटी भी हुई। लेकिन एक सवाल हरिशंकर को बार बार परेशान कर रहा है कि इस केस से मेरा तो कोई लेना देना नहीं है, तो फिर आखिर इन लोगों ने मेरी बेटी की वो वीडियो क्यों बनाई। थोड़ा दिमाग पे जोर डालने के बाद हरिशंकर इन तीनों की फोटो अपनी पत्नी को दिखाता है और आगे की कहानी सुन के हरिशंकर की आंखें फट जाती हैं। दरअसल उस दिन उस बस में हरिशंकर की पत्नी और उसकी बेटी नीला भी शामिल थी। ये लोग कुछ काम से उस दिन बैंगलोर जा रहे थे, लेकिन आधे रास्ते में जब हरिशंकर की पत्नी ने देखा कि ये तीनों बस में ड्रग्स कर रहे हैं तो वो इन पे गुस्सा हो गई। बस का माहौल बिगाड़ने के लिए वो इन तीनों को भरी बुरी सुनाने लगी। इसके बाद शाम गुस्से में आ गया और उसने हरिशंकर की बीवी को एक जोर से थप्पड़ मार दिया और उसी थप्पड़ के बाद हरिशंकर की बीवी ने मामले को और आगे बढ़ा दिया। कंडक्टर को बुलाने के बाद ये कंप्लेन पुलिस तक पहुंच गई और उस दिन बस में जो कुछ भी हुआ शाम और उसकी गैंग के लिए उन सबका जिम्मेवार ये तीनों लोग ही थे। अगर उस दिन हरिशंकर की पत्नी ने अपना मुंह बंद रख लिया होता तो वो कंडक्टर कभी पुलिस को बुलाता ही नहीं, और अगर कभी वहाँ इंस्पेक्टर जोसेफ आए ही नहीं होते तो उन दोनों लड़कियों के साथ वो घिनौनी हरकत कभी नहीं हुई होती। और इन सबका बदला लेने के लिए ही एक एक करके इन तीनों की बेटियों की वो अश्लील वीडियोस बनाई गयी। हरिशंकर के सामने अब मामला पूरी तरह खुल चुका है। वहीं दूसरी तरफ वो चारों लोग अपने बदले की आग को बुझने नहीं देना चाहते। पहले चंद्रन पे हमला करके उसे जान से मार दिया जाता है और अब अगला शिकार हरिशंकर और उसका परिवार है। रातों रात हरिशंकर के घर पहुंच के ये चारों हरिशंकर की बीवी और उसकी बच्ची पे हमला कर देते हैं। लेकिन इस बार हरिशंकर पहले से ही तैयार बैठा था और इन दरिंदों पे हमला करके वो इन्हें पुलिस के हवाले कर देता है। लेकिन इसके कुछ महीनों बाद न्यूज में एक खबर आती है कि ये चारों के चारों एक अनजान जगह पे मरे हुए मिले हैं।
जिस दिन इन्हें बेल मिली उसी दिन इन चारों की लाशें लापता हालत में एक खेत में मिली और इन चारों दरिंदों को उनके पापों की सजा देने वाला कोई और नहीं बल्कि हरिशंकर ही था। कानूनी तौर पे तो वो इन लोगों को मार नहीं सकता था, इसलिए चोरी छिपे इन्हें बेल मिलने के बाद उसने इन्हें मौत के घाट उतार दिया। मौत के घाट भी उतारा और अपनी बेटी के साथ की गई उस हैवानियत का बदला भी ले लिया। और इसी के साथ एक पुलिस ऑफिसर के बदले की ये कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अब मैं आपसे मिलूंगा एक नई कहानी में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और नई नई फिल्में हमारे चैनल पे एंजॉय करते रहें।